हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं विनीत कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल थिंक ज्योग्राफी। रोज की तरह दोस्तों, आज हम फिर उपस्थित एक नए वीडियो के साथ, और इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। चलिए, आज का हमारा मोटिवेशनल कोट्स है, जब दुनिया हमें कहती है हार मान लो। जब दुनिया हमें कहती है हार मान लो, उस समय उम्मीद हमें कान में कहती है एक बार और कोशिश कर लो। जी हाँ, ये मोटिवेशनल कोट्स उन सब के लिए है। जब दुनिया हमें कहती है हार मान लो, उस समय उम्मीद हमें कान में कहती है एक बार और कोशिश कर लो। जी सर, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो आप अगर एक बार असफल हो रहे हैं तो उससे निराश ना हो, आप एक बार और कोशिश करके देखिए, आप जरूर सफल होंगे। ठीक है, तो आज हम पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट। जो अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस है, यानी इंटरनेशनल ऑफ जीरो वेस्टेज डे, जो मनाया गया जाता है, वो कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है हर वर्ष 30 मार्च को, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्टेज के रूप में मनाया जाता है। क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्टेज हर साल 30 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या रही है? कई बार थीम पूछता है एग्जाम में, तो थीम आप याद रखें, अचीविंग सस्टेनेबल एंड इन्वायरमेंटली साउंड प्रैक्टिस ऑफ मिनिमाइजिंग एंड मैनेजिंग वेस्ट है। इसका जो थीम रहा है इस बार ये रहा है, यानी अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस का यह उद्देश्य अस्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को बढ़ावा देना है, सर्कुलर की ओर सामाजिक बदलाव का समर्थन करना है, और इस बारे में जागरूकता बढ़ाना है कि कैसे जीरो वेस्ट पहल सतत विकास के लिए 2030 एजेंडे की प्रगति में योगदान होगा। जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स का जो एजेंडा है कि 2030 तक हम इसे जो है सतत विकास जो हमारा है उस एजेंडे को हम कंप्लीट करना है। तो इसमें इसी बात पर जोर दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस जो है ये हमारे सतत विकास एजेंडे 2030 में कैसे सहयोग करेगा। अब हम बात करते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है कैपिटल रोजगार पहल, कैपिटिव एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव्स किस योजना के तहत शुरू की गई? तो ये शुरू की गई दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना के तहत। किस योजना के तहत? तो दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना के तहत ये शुरुआत की गई। जैसे कि आप मैप में देख रहे हैं, यह है पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना। ठीक है, क्या है अब हम देखते हैं। दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा कैपिटिव रोजगार पहल शुरू की गई। इस पहल के तहत कैपिटिव नियोक्ता ग्रामीण जो गरीब युवाओं को प्रशिक्षित करेंगे और उन्हें अपनी कंपनी या सहायक कंपनी में नौकरी प्रदान करेंगे। तो कुल मिला के ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत सरकार का यह लक्ष्य है कि 5.5 करोड़ से अधिक ग्रामीण युवाओं को कुशल बनाने और उसके बाद रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ही यह है कि इनिशिएटिव है जो इस योजना के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा, जो ग्रामीण क्षेत्र से गरीब युवा लोग हैं उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा, और वही कंपनियां फिर या कंपनियों की जो सहायक कंपनियां हैं वो उसमें क्या करेंगे, उन्हें नौकरी प्रदान करेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम अंतरराष्ट्रीय क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव्स यानी फर्स्ट इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव्स की मेजबानी की? तो किसने की? ये की नई दिल्ली द्वारा किया गया इसकी मेजबानी। पहला इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव इस साल 28 और 29 मार्च को दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका आयोजन दूरसंचार विभाग द्वारा की CDOT
दूरसंचार मानक विकास सोसाइटी इंडिया यानी TSDSI और IEEE कम्युनिकेशन सोसाइटी के तहत सहयोग से किया गया है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम, राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम किस योजना के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत। राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या है? भारत में पशुधन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। कृत्रिम गर्भाधान पद्धति और अन्य पहलों के कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप भारत में दूध उत्पादन 2014-15 में जो रहा 146.31 बिलियन टन से बढ़कर 2021-22 में ये 220.78 मिलियन टन हो गया। ठीक है, ये हमारा है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल से पढ़ते हैं क्या है। कई बार क्वेश्चंस यहाँ से पूछा जाता है पॉइंट वाइज में, तो हम इसे डिटेल से पढ़ेंगे। राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2030 इस योजना का नाम है। इसका मूल उद्देश्य क्या है? भारतीय नस्ल के दुधारू पशुओं को बढ़ावा देना है। इसमें शुरू की गई किसके द्वारा? तो ये केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक इनिशिएटिव है। बाकी लाभ क्या है इससे? तो देश में नस्ल के दुधारू पशुओं को बढ़ावा मिलेगा, दुग्ध उत्पादन में इससे वृद्धि होगी। लाभार्थी कौन होंगे? पूरे देश के पात्र नागरिक इसमें लाभार्थी होंगे। मुख्य क्या है इसका? वैज्ञानिक विधि द्वारा आनुवांशिकी में सुधार कर उच्च नस्ल के दुधारू पशुओं को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, क्रियान्वयन विभाग, कौन सा विभाग इसे क्रियान्वित करता है? तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा इसे जो है क्रियान्वित किया जाता है। भाग क्या है? तो राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना के तहत यह संचालित होती है। अब हम इसे डिटेल से भी पढ़ते हैं, देखते हैं। तो मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने इसकी घोषणा की है कि 50 लाख से अधिक किसानों को ये रोजगार दिया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत गाय, भैंस, सुअर, मुर्गी, बकरी प्रजनन फार्मों और साइलेज बनाने वाली इकाइयों को सब्सिडी प्रदान करने की योजना है, जिसमें 50% सब्सिडी भारत सरकार द्वारा दी जाएगी। साथ ही पशुपालन अवसंरचना विकास निधि योजना के तहत लोन राशि पर 3% ब्याज सवेशन भी लिया जा सकता है। ठीक है, परिचय आपको हम बताएं इसका। तो 1 दिसंबर 2014 से देसी गो जातीय नस्लों को, जो देसीय नस्ल हैं, उनके विकास और संरक्षण के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। यह योजना 2400 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ वर्ष 2021 से 2026 तक अम्ब्रेला योजना यानी राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना के तहत जारी की गई। अब बात करते हैं हम इसके उद्देश्य क्या क्या रहेंगे। उन्नत तकनीकों का उपयोग करके गौवंश की उत्पादकता और दुग्ध उत्पादन में अस्थायी रूप से इसको बढ़ावा देना है। बाकी प्रजनन उद्देश्यों के लिए उच्च आनुवांशिक योग्यता वाले सांडों की उपयोग कर इसका प्रचार करना है। फिर नेक्स्ट कह रहे हैं प्रजनन नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए किसानों तक कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं की डिलीवरी के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान कवरेज को बढ़ाना है। फिर कह रहे हैं वैज्ञानिक और समग्र तरीके से स्वदेशी मवेशी यानी जो स्वदेशी मवेशी हैं और भैंस पालन एवं संरक्षण को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय स्तर पर इसके महत्व क्या है? तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के परिणाम स्वरूप उत्पादकों में वृद्धि होगी। कार्यक्रम का लाभ विशेष रूप से भारत के सभी छोटे और सीमांत किसानों के मवेशियों एवं भैंसों तक पहुंचेगा। ऐसे यह कार्यक्रम विशेष रूप से महिलाओं को भी लाभान्वित करेगा, क्योंकि पशुधन खेती में शामिल 70% से अधिक कार्य महिलाओं द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, मुख्य घटक क्या है इसके? तो इसमें उच्च आनुवांशिक मेरिट जन्म प्लाज्मा की उपलब्धता होगी। कृत्रिम गर्भाधान नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा इससे। फिर स्वदेशी नस्लों का विकास और संरक्षण होगा इससे। कौशल विकास होगा इसमें। किसान जागरूकता बढ़ेगी। गो जनजातीय प्रजनन में अनुसंधान, विकास और नवाचार को भी इसमें वृद्धि होगी। तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कौन सा केंद्रीय मंत्रालय सांसद आदर्श ग्राम योजना
यानी सांसद आदर्श ग्राम योजना लागू करता है तो कौन सा मंत्रालय यह लागू करता है? केंद्र का। तो करता है ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना लागू किया जाता है। ग्रामीण भारत के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना को लागू करने के लिए परिचालन दिशा निर्देशों का हाल ही में अनावरण किया गया था। इस योजना का लक्ष्य क्या है? ग्राम पंचायतों का विकास करना। क्या है? ग्राम पंचायतों का विकास करना, जिसकी परिकल्पना मौजूदा सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को अभिसरण मोड में लागू करने और सामुदायिक और निजी संसाधनों को जुटाने के लिए माध्यम से की जाती है। ठीक है, जुटाने के माध्यम से ये चीजें की जाती हैं। अब हम बात करेंगे जैसे सांसद आदर्श ग्राम योजना जो हमारी है, ये है आओ सब मिलकर क्या बनाना है? गांव को सुंदर बनाने के लिए, ये इसका स्टेटमेंट है। इसमें शिक्षा पे बात की गई है, पानी व्यवस्था में बात की गई है, बिजली पे बात की गई है, कृषि गोबर पे बात की गई है, गैस प्लांट पर बात की गई और इंटरनेट। यह चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधाएं नहीं है, गैस प्लांट नहीं है, और कृषि गोबर का उपयोग कैसे करेंगे हम, बिजली की आपूर्ति कैसे होगी गांव तक, पानी की उपलब्धता कैसे होगी सुनिश्चित, और शिक्षा कैसे होगी, इन सब चीज़ों में विकास करके हम एक जो हमारा गांव है उसे हम आदर्श ग्राम बना सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार एशिया में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश कौन सा है? तो कौन सा देश है? वो है चीन। ठीक है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2023 के अनुसार विभिन्न विषयों में भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा पेश किए गए 44 कार्यक्रम विश्व स्तर पर शीर्ष 100 में शामिल हैं। चीन मुख्य भूमि में 99 के बाद रैंक वाले विश्वविद्यालय 66 की संख्या के लिए भारत एशिया में दूसरा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, चूंकि ये बात चीन से जुड़ी हुई तो चीन ये है मैप में, यहाँ चीन है। चीन एशिया का एक देश है जो मंगोलिया से, उज्बेकिस्तान से, तुर्कमेनिस्तान से, अफगानिस्तान से, साथ ही पाकिस्तान से, भारत से, नेपाल से, भूटान से और वियतनाम, यहाँ उत्तरी कोरिया इत्यादि, रूस इत्यादि देशों से सीमा साझा करने वाला एक देश है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है कौन सा शहर फर्स्ट G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग का मेजबान है? ठीक है, फर्स्ट G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की मेजबानी किसके द्वारा की जा रही है? तो ये मेजबान है मुंबई, यानी G20 व्यापार और निवेश कार्यक्रम समूह की पहली बैठक इस साल 28 से 30 मार्च तक मुंबई में होने वाली थी। 3 दिवसीय कार्यक्रम में G20 सदस्य राज्यों द्वारा आमंत्रित देशों के क्षेत्रीय समूहों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 100 से अधिक प्रतिनिधियों की उपस्थिति इसमें देखी जाएगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है स्वामिही फंड। स्वामिही फंड किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रायोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा, यानी स्पेशल विंडो फॉर एफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग, जो इसका स्वामी का फुल फॉर्म है। निवेश कोष आई यानी फर्स्ट एक सामाजिक प्रभाव निधि है। यह कोष वित्त मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है और इसका प्रबंधन स्टेट बैंक समूह की कंपनी यानी SBCAP वेंचर्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है। इसे तनावग्रस्त या रुकी हुई मध्य आय और किफायती आवास परियोजनाओं
को सहायता प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था। मार्च 2023 तक इस कोष में 2646.57 करोड़ रुपए जारी किए गए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है, हाल ही में खबरों में रहा अंजीखड पुल यानी अंजीखड ब्रिज किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो अंजीखड पुल जो है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। भारत का पहला केबल आधारित रेलवे पुल है। कैसा? केबल आधारित रेलवे पुल है अंजीखड पुल। मई 2023 तक चालू हो जाएगा ऐसा माना जा रहा है। इस पुल के पहली बार ट्रेन के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने की उम्मीद है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल परियोजना पर चिनाव पुल के बाद अंजीखड पुल दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पुल है। आपको बताते चलें, यहाँ जम्मू कश्मीर कुछ दिन पहले क्या था? एक राज्य हुआ करता था। वर्तमान समय में यह एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें अब इसे जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर कर दिया गया है। तो आप इसे याद रखें, ठीक है। अब हम बात करते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन और 10 नंबर। भारत की पहली देसी क्लोन गिरी मादा बछिया का नाम क्या है? तो पहली क्लोन देसी गिर मादा बछिया का जो नाम है वो है गंगा। अब बात करते हैं, भारत की पहली क्लोन देसी गिर मादा बछिया हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा तैयार की गई थी। किसके द्वारा? करनाल द्वारा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो करनाल है उसके द्वारा यह तैयार किया गया था और यह प्रतिदिन 15 लीटर से अधिक दूध का उत्पादन कर सकती है। आप मैप में देख रहे हैं, यह है गिर से निकली हुई गंगा नाम की बछिया जो आपको ये मैप में दिखाई दे रही है। तो हमने चर्चा की आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे? अगर अच्छे लगे वीडियोस तो आप कमेंट करें, लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।